हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे बेसिकली रिसोर्स क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है लैंड की कुछ टाइप्स देखेंगे हम, सॉइल देखेंगे हम और सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ये सब चैप्टर में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट अगर हम देखें कि व्हाट इज़ रिसोर्स, रिसोर्स क्या है जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और उन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहने का ये है जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। रिसोर्स को बेसिकली हम हिंदी में संसाधन भी कहते हैं। अब रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो ये क्लासिफिकेशन है रिसोर्स की। अब हम देखेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, ये क्लासिफिकेशन है रिसोर्स की। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे टू टाइप में रिसोर्स को डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक हमें पता ही है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम बायोटिक कहते हैं, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, यानी कि फ्लोरा एंड फोना, और इवन ह्यूमन बींग किसके अंदर आएंगे, बायोटिक रिसोर्स के अंदर। अबायोटिक क्या होते हैं, ऐसी थिंग जो नॉन लिविंग होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अबायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल रॉक एंड मेटल। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, यानी कि ये ऐसे रिसोर्स हैं जिन्हें हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टेबल। ठीक है, जैसे कि एनर्जी, कौन सी एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स की। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, ये ऐसे रिसोर्स हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लिमिटेड टाइम है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स हैं, ये एक टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे और इन्हें बनने में इट टेक अ मिलियंस ऑफ ईयर, इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेस पे फर्स्ट देखेंगे हम इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल क्या होते हैं, जो प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि जो ऑन करता है, इंडिविजुअल ऑन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे कि प्लॉट, हाउस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, इसके अंदर क्या आएंगे, ये ऐसे रिसोर्सेज जिसको, जो भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में रहने वाले जितने भी मेंबर है, उसे सब क्या कर सकते हैं, उस रिसोर्स को एसेसेबल कर सकते हैं, नहीं एसेस कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक पार्क होते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक नेशन के अंडर आते हैं, उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की उनकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे फर्स्ट देखेंगे हम पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, ये ऐसे रिसोर्स है जो किसी एक रीजन में फाउंड किए जाते हैं बट इनका यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, जैसे कि गुजरात एंड राजस्थान में काफ़ी सारी पोटेंशियल डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि विंड एंड सोलर एनर्जी। अब डेवलप रिसोर्स देखिए, डेवलप रिसोर्स क्या है, ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको सर्वे किया जाता है और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे उन्हें डिटरमाइन किया जाता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ उसकी यूटिलाइजेशन के बेस पे, उसे हम क्या कहेंगे, डेवलप रिसोर्स। स्टॉक क्या होते हैं, the resources that have been surveyed but cannot be used due to lack of technology। स्टॉक क्या है, यानी हमारे पास, हमने सर्वे कर लिया है कि हमारे पास रिसोर्स है पर हम उसका क्या इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है,
मतलब ऐसी चीज़ें यानी ऐसे रिसोर्स जो चीज़ अवेलेबल तो है बट हम उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर हमें पता है जो वाटर है वो H2O के कॉम्बिनेशन से पानी बनता है, यानी उसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उन दोनों के मिक्सअप से क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, बट उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व ऐसे रिसोर्स हैं जो फ्यूचर टाइम के लिए जिन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, उसे हम रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का विकास। हमें पता है रिसोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ऐसा माना जाता है। ये मानते हैं हम कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो ह्यूमन के लिए एक वरदान की तरह है। ठीक है, बट ह्यूमन क्या करता है, उनको उनका इनडिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। जैसे कि रिसोर्स जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में ही है, यानी सोसाइटी के जो कुछ लोग हैं उन्हीं के हाथ में, जैसे कि रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में डिवाइडेड है। अब इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन होता है रिसोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो भी, तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यानी कि रिसोर्स का एक लिमिटेड इस्तेमाल हो तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। तो उसको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स मीन डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें हमारे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, और जो भी हम प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स की प्लानिंग, हम रिसोर्स को कैसे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, नेक्स्ट है इवॉल्विंग एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट है मैचिंग ऑफ द रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखेंगे हम लैंड रिसोर्स क्या है। हमें पता है लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। हमें पता है लैंड पर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इवन जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी किस पे होता है, लैंड की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, लैंड एक लिमिटेड साइज में होती है। ठीक है, हमें पता है कि पूरी जो अर्थ है उस पर सिर्फ 30% क्या है, लैंड है। ठीक है, अब इंडिया जो है, इंडिया में लैंड पैटर्न का इस्तेमाल कैसे है। तो फर्स्ट देखेंगे हम लैंड, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर, जिसके अंदर टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप आएंगे। नेक्स्ट ह्यूमन फैक्टर देखिए हम, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी है, एंड कल्चरल ट्रेडिशन। ठीक है, लैंड use data however is available only for 93% total geographical area because the land use reporting for the most of the northeast state except Assam has not been done fully। यहाँ पे कह रहा है कि जो 93% है ना वो सिर्फ टोटल जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, जो भी लैंड का इस्तेमाल करते हैं हम, और कुछ जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, हमें पता है वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, चाइना और पाकिस्तान से। ठीक है, और अब हम देखें कि जो लैंड है कैसे डिग्रेडेट हो रही है और उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके कुछ मेजर्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट हमें पता है जो ह्यूमन है वो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग है, क्वेरिंग कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन, इनकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेड हो रही है। तो उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब पेड़ लगा सकते हैं, एंड प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, यानी कि शेल्टर बेल्ट एक मेथड है, प्लांटिंग करने का तरीका है। और नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बशेस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। सो दीज आर दी सम स्टेप्स जिसकी वजह से हम, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लैंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं हम वेस्ट लैंड का, और जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है उस पर कंट्रोल करें हम। ठीक है, और जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है उस पर भी कंट्रोल करें। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्लासिफिकेशन सॉइल का। जो फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन के वो क्या क्या है, कलर है उसकी, थिकनेस है, टेक्सचर है, एज है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट देखेंगे हम वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है, ये ऐसी
सॉइल है जो सिर्फ नॉर्थन प्लेन्स में बनती है, ठीक है। जैसे कि कुछ एरिया है, कहाँ पाया जाता है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन डेल्टा ऑफ महानदी, जो महानदी का डेल्टा है वहाँ पर, और गोदावरी रिवर, कृष्णा एंड कावेरी रिवर के कोस्टल प्लेन्स पर यहाँ पर क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। यहाँ की इसकी जो ये एलुवियल सॉइल क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है और ये एकदम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एकदम फिट बैठती है। और जो रीज़न है एलुवियल सॉइल के, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कल्टीवेटेड होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है और ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें जो क्रॉप्स हैं मेन मेन वो क्या उगाई जाती है, जैसे पैडी है, शुगर क्रेन है, वीट है, क्रियल्स है, पल्सेस हैं, ये सारी क्रॉप है जो एलुवियल सॉइल पर उगाई जाती हैं। इसके अंदर कुछ पोटैश होते हैं, इसके अंदर फॉस्फोरस एसिड होता है और लाइम है। ये कुछ मिनरल्स हैं जो एलुवियल सॉइल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम, क्योंकि ब्लैक ब्लैक कलर की होती है ये, और इसे हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। ये बेसिकली कॉटन उगाने के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है, ठीक है, इसलिए इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। बेसिकली ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र के प्लेट्यू वाले रीजन में, और मालवा, मध्य प्रदेश, और गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के आसपास का एरिया, ठीक है। ये किससे बनी हुई है, क्ले मटेरियल से बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फाइन होती है ये, एंड वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। किससे ज़्यादा किसके लिए जानी मानी जाती है, ये इसके अंदर कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम। नेक्स्ट देखेंगे हम रेड सॉइल, येलो सॉइल। तो ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है, कौन से एरिया में पाई जाती है, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, जो कि ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट है हमारा डेक्कन का, डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पर ये पाई जाएगी, ठीक है। और ये सम पार्ट जो उड़ीसा के कुछ पार्ट है वहाँ पर, छत्तीसगढ़ जो सदर्न पार्ट है गंगा प्लेन का वहाँ पर, और वेस्टर्न घाट में, ठीक है। और बेसिकली ये एक develop a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock। इसका जो रेडिश कलर है, क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये आयरन का डिफ्यूज़न की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लेटरल सॉइल। लेटरल सॉइल कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है और हैवी रेनफॉल होती है, जैसे कि कुछ एरियाज है इंडिया के, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड असम, यहाँ पर लेटरल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ये एकदम सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और बट इसमें क्या होता है, लो ह्यूमस होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। और यहाँ पर क्या होता है, इरिगेशन, आफ्टर अ प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल बिकम कल्टिवेटेड। जब इस पर इरिगेशन की जाती है तो ये एकदम परफेक्ट बन जाती है ये सॉइल, ठीक है। एंड लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर में इवेपोरेट वास्टर। यहाँ पर क्या है, ह्यूमस कम है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, ड्राई होता है। सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ की जो सॉइल होगी वो क्या होती है, लेस फर्टाइल भी होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली जो हिली एरियाज़ होते हैं, माउंटेन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर बारिश, जहाँ पर सफिशिएंट रेन होती है, और फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट वाले एरियाज़ होते हैं वहीं पर ये सॉइल पाई जाती है, जैसे कि loomy and silty in a valley side and coarse grained in the upper slope and silt in the lower part of the valley, particularly on the river tracks and alluvial fans are fertile। यहाँ की जो सॉइल होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, लूमी होती है एंड सिल्टी होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि सॉइल इरोजन क्या है और सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, लूज होने लगती है, जो उसकी न्यूट्रिशन है वो कम हो जाती है ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज़ एंड वेरियस फैक्टर।
अगर हम पहला नेचुरल वे देखें, विंड की वजह से ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। विंड की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, वाटर की वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखें, डिफोरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। अब हम कौन से कुछ स्टेप है कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन को? सो फर्स्ट हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, शेल्टर बेड्स प्लांटिंग कर सकते हैं, और जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे हम कंटूर प्लफिंग कर सकते हैं और ट्रेस फार्मिंग भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कि हमने देखा कि कैसे रिसोर्स हमारे लिए बेनिफिट भी है और हम कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड हमने ये देखा कि जो लैंड है, लैंड को कैसे डिग्रेडेड होने से हम बचा सकते हैं, उसके कुछ मेथड देखे हमने। बाद में हमने सॉइल देखी, सॉइल के टाइप क्या थे, और इंडिया में कुछ टाइप की सॉइल पाई जाती है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सब हमने देखा इस चैप्टर में। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो।